आज हम लोग मध्य पाषाण काल का चौथा क्लास पढ़ने वाले हैं। और ये जो यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल का चौथा क्लास पढ़ने वाले हैं। और मध्य पाषाण का पहला क्लास और इतिहास का दूसरा क्लास, दो क्लास हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के परिचय में लगा दिए। उसके बाद तीसरे क्लास में हम लोगों ने जो इतिहास है, इतिहास का तीसरे काल से प्रारंभ कर दिया है, तीसरे क्लास से। और तीसरा जो क्लास था उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण काल की चर्चा किया है। यहाँ पे हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। मध्य पाषाण काल, ये जो मध्य पाषाण काल की बात हम लोग यहाँ करेंगे, पहले ही हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि अगर हम इतिहास के किसी भी कालखंड को उठाते हैं उस पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए, तो उनके उस इतिहास के उन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे जिस बिंदु का संबंध कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश से हो। तो उन्हीं बिंदुओं का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो अगर मध्य पाषाण काल के हम लोग पुरा स्थल की बात करें तो मध्य पाषाण काल के उन्हीं पुरा स्थलों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और उन पुरा स्थलों की विशेषताओं की बात करेंगे जो पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित होंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो पुरा स्थल अवस्थित हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, अगर प्रमुख स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थल जो है उनमें से है इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद में भी अगर इलाहाबाद के अंदर जाएं तो इनमें कई तहसील मिलेंगे और उन तहसीलों में से 3 तहसील ऐसे हैं जहां से हमें जो मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। इसमें से एक है मेजा तहसील, मेजा, और जो दूसरा है वो करछना और तीसरा बारा। मेजा, करछना और बारा। और ये कौन सा तहसील है? बारा। यहां से मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो अगला स्थल है वो है यहाँ का बुंदेलखंड। अगर बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ पे अगले स्थल की बात करें तो अगला जो स्थल है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बुंदेलखंड के बाद जो है वो मिर्जापुर है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर में भी अगर इसके अंदर जाके देखें तो जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है पूरा अवशेषों का मिलने का वो है मुरहना पहाड़। मुरहना पहाड़, मिर्जापुर में एक स्थल है वो है मुरहना पहाड़। मुरहना पहाड़ के अलावा मिर्जापुर में ही जो स्थल हैं वो है बगही खोर। बगही खोर, बगही खोर और लेखहिया। लेखहिया मिर्जापुर में इन्हीं तीनों स्थलों से, मुरहना पहाड़, बगही खोर और लेखहिया से मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरावशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद इलाहाबाद के ही क्षेत्र में अगर बात करें जो प्रमुख स्थल है वो है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो के अलावा जो अगला स्थल हम लोगों का है प्रतापगढ़ के आसपास में है सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, महदहा व दमदमा, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं जो कि ये है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, सराय नाहर राय और सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, इन क्षेत्रों से जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरा स्थल हैं जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से है तो वो है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में कौन कौन से स्थल? इलाहाबाद में मेजा, करछना और बारा, ये तीनों स्थल हैं इलाहाबाद से संबंधित जहां के मध्य पाषाण काल के पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं।
इसके बाद बुंदेलखंड, मिर्जापुर, और मिर्जापुर में भी अगर और अंदर जाएं, एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएं तो मोरहना पहाड़, बगई खोर, लिखैया, इन सभी स्थलों से मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद चुपानी मांडू, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये प्रमुख स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है और मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो हमें उन्हीं स्थलों पे चर्चा करना था जो मध्य पाषाण काल के हों और उत्तर प्रदेश से संबंधित हों। इसके बाद अब हम इन स्थलों की विशेषताओं की बात करेंगे। तो इन स्थलों की विशेषताओं की अगर बात करें तो जो लिखैया है, लिखैया एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है। लिखैया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, लिखैया, इस पेज को स्क्रॉल करके आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम लोग लिखैया के बारे में। लिखैया, ये जो लिखैया है, यहां से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। लिखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से लगाया गया है। मध्य पाषाण काल, ये 17 नरकंकाल मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और इन जो 17 नरकंकाल है, इनमें से जो अधिकांश शव हैं, अधिकांश शव के सिर पश्चिम की दिशा में है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक और विशेषता है यहाँ पे कि यहाँ से अधिकांश के सिर पश्चिम की दिशा में है। पश्चिम की दिशा में हैं। अधिकांश सिर किस दिशा में करके इनको लिटाया गया है, दफनाया गया है, या फिर रखा ही गया होगा, ऊपर से बाद में मिट्टी पड़ गए होंगे। तो अधिकांश के सिर पश्चिम की दिशा में हैं। ये बात जो है लिखैया के बारे में ये प्रमुख है। तो इसको अगर हम लोग इन सभी चीजों को लिखने का प्रयास करें हम लोग, तो किस तरह से लिखेंगे? अब इस सभी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। लिखैया एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखेगा। अच्छा, हमने पेन टच ही नहीं किया है। ये उत्तर प्रदेश का लिखैया एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जहां से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 नरकंकाल मिले हैं, जिनके सिर, जिसमें से अधिकांश के सिर पश्चिम की ओर किए गए हैं। ये जो हमने लिखैया के बारे में, जो मिर्जापुर का, ये एक प्रमुख स्थल है। पूर्व और पश्चिम का जो जिनका सिर, अगर सिर की बात करें तो पश्चिम की ओर सिर
करके लिटाए गए हैं या गाड़े गए हैं या रखे गए होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि इनके जो पैर है ये पूरब की तरफ होंगे। तो पूरब और पश्चिम का जो ये शवों को रखना, ये जो परंपरा है, ये आज भी ऐसा ही परंपरा देखने को मिलता है हिंदू धर्म में। तो ये इसलिए यहाँ पे ये बड़ी बात हो जाती है कि यही निरंतरता जो मध्य पाषाण काल में है, यही निरंतरता कि शवों का जो सिर है वो पश्चिम की ओर करके रखना, ये निरंतरता अब तक चली आ रही है। तो इसलिए ये लिखैया मिर्जापुर का स्थल है, ये महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। इसके बाद जो अगली बात हम लोगों को लिखना है वो ये है कि अगला पेज स्क्रॉल करते हैं और इस बार पेन लेना नहीं भूलेंगे। इसको यहां से हटा देते हैं। अब ये ठीक, अब यहां से अब पेन लेना नहीं भूलेंगे। इस बार ले लिए और लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे कि इलाहाबाद की जो मेजा है, इलाहाबाद जिले की मेजा जो हमने अभी बात किया, मेजा तहसील में ही स्थित एक चौपानी मांडव है। ये भी मध्य पाषाण काल से यहां से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इलाहाबाद जिले के, ये ज्यादा ऊपर हो गया, यहां से लिखते हैं, इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील, मेजा तहसील, मेजा तहसील में ही स्थित चौपानी मांडो से भी, चौपानी मांडो से भी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहां से अवशेष प्राप्त होते हैं? तो चौपानी मांडो से। अभी जब हम लोगों ने प्रमुख पुरास्थलों की बात किया तो उसमें चौपानी मांडो का चर्चा हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे इस चीज को इस प्रकार से हमने लिख लिया कि इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में स्थित चौपानी मांडो से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद आधुनिक प्रतापगढ़, आधुनिक प्रतापगढ़, आधुनिक प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, आधुनिक प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, सराय नाहरराय, आधुनिक प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, महदहा एवं दमदमा, सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा भी महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थलों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। दमदमा भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ये उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं।
तो इस बात को जो हमने देखा कि आधुनिक प्रतापगढ़ जिला जो है इलाहाबाद के आसपास ही है, मिर्जापुर इलाहाबाद के आसपास का ही जिला है ये प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जिले में जो सराय नाहर राय है, महदहा है, दमदमा है, ये तीनों स्थल भी प्रमुख जो है स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से है। इतनी बातें लिख लीजिए और इसको हम स्क्रॉल करके हटाने जा रहे हैं यहाँ से अगला पेज लेने के लिए, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये छू मंत्र गायब। अब यहाँ से पेन ले लेते हैं और फिर यहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। अब इसके बाद जो बात निकल के आती है, इन स्थलों का उत्खनन जो हमने अभी पीछे इलाहाबाद की बात करी है, इलाहाबाद में जितने भी प्रमुख स्थल हैं, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की बात करें तो अगर यहाँ पे इलाहाबाद प्लस प्रतापगढ़ प्लस मिर्जापुर, इन तीनों जिलों में, इन तीनों जनपद में जितने भी पुरास्थल हैं, तीनों जनपद में जितने भी पुरास्थल हैं, जितने भी पुरास्थल हैं, मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल हैं, पुरास्थल हैं, इनका उत्खनन कार्य जो है, उत्खनन कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा ने कराया है। तो इतनी बात जो है, जो इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर के आसपास के जितने क्षेत्र हैं जो मध्य पाषाणकालीन, यह मध्य पाषाणकालीन ही नहीं, चूंकि यहाँ पे मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, इसलिए हम मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल की बात हो रही है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो चाहे पुरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नवपाषाण काल हो, अगर ये इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में है ये स्थल, तो अधिकांश स्थलों का उत्खनन जो कराया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा ही कराया गया है। चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा हो या इनके सहयोगी आर.के. वर्मा और बी.डी. मिश्र, इन सभी के द्वारा ही इन क्षेत्रों का उत्खनन कार्य कराया गया है। तो इस बात को भी हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि हम लोग नोट्स में इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको भी हम लोग आगे ले जाते हैं और यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। ये यहाँ से पेन ले लेते हैं, यहाँ से अब लिखते हैं। अब इन स्थलों का उत्खनन, इन स्थलों का उत्खनन, जो इन स्थलों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग, प्राचीन इतिहास विभाग, प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष
विभाग के अध्यक्ष जी आर शर्मा, जी आर शर्मा, जी आर शर्मा और इनके सहयोगी जी आर शर्मा और इनके सहयोगी आर के वर्मा एवं सहयोगी आर के वर्मा एवं बी डी मिश्रा के द्वारा करवाया गया। बी डी मिश्रा के द्वारा करवाया गया। ये है इन स्थलों का जो किन स्थलों का जो अभी हमने पीछे बताया है, मिर्जापुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिलों के आसपास जिन भी क्षेत्रों का उत्खनन कराया गया है, तो इन स्थलों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष जी आर शर्मा और इनके सहयोगी आर के वर्मा एवं बी डी मिश्रा के द्वारा करवाया गया। अब अगली बात जो लिखेंगे हम लोग सराय नहर राय के बारे में बात करेंगे। हमने अभी बात किया कि जो प्रतापगढ़ जिले में एक स्थल है सराय नहर राय, तो सराय नहर राय के बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। अगली जो बात निकल के आती है मध्य पाषाण काल से संबंधित, सराय नहर राय से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सराय नहर राय से क्या प्राप्त हुआ है? लघु पाषाण उपकरण। सराय नहर राय से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहां से सावधान एवं गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहां से हमें क्या मिला है? तो सावधान एवं गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। सावधान और गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। इतनी बात हो गई सराय नहर राय के बारे में। अब मध्य पाषाण काल के संबंध में ये है जो सराय नहर राय, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा यहाँ से लघु पाषाण उपकरण ही नहीं बल्कि यहाँ से सावधान और गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। गर्त चूल्हे जो जमीन में खन के खुदाई करके चूल्हा बनाया गया था, तो ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इन समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। तो ये समाधान जो है, समाधान को दफनाने की क्रिया ऐसी थी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पेज यहाँ से हमें लगता है कि हो गया है समाप्त। तो अगला पेज लेने के लिए यहाँ से आ गया हमारा अगला पेज और यहाँ से इसको करते हैं गायब। यहाँ से हमारा होगा लिखना स्टार्ट। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे सराय नहर राय के बारे में। तो सराय नहर राय से जो हमें ये यहाँ से समाधान प्राप्त हुए हैं, तो इन समाधान से हमें तत्कालीन जो समाधान प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इन समाधानों से इन
उसके बाद की लाइन जो यहाँ पे लिखना है, हमें इस प्रकार से लिखना है कि इन समाधानों से, स ऐसे नहीं रहेगा, अब लिख दिए हैं तो इसको यहां से इरेज भी नहीं कर पाएंगे। तो इन समाधानों से, इन समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार, तत्कालीन मृतक संस्कार, जो वर्तमान में मृतक संस्कार है, जिस प्रकार से ये क्या है, जिस प्रकार से आज के मनुष्य को जो हिंदू धर्म में दफनाने की प्रक्रिया है उस पर प्रकाश ये डालता है। तो तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है, तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लोग ऐसे दफनाए गए थे, जो समाधान संस्कार हमें यहाँ से देखने को मिला है, ये ठीक उसी तरह का समाधान संस्कार थे जो आजकल ये समाधान संस्कार जो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार के समाधान थे। तो इन समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधिस्थ शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर हैं। यही बात जो है, आज जो वर्तमान समय में बात करें, आधुनिक समय में जिस प्रकार के समाधान प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है मनुष्य को दफनाने में, तो उसी प्रकार के समाधान प्रक्रिया का प्रयोग किया गया था यहाँ पे सराय नहारा में, जो कि मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। तो जो शव हैं, शवों का सिर पश्चिम, शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है, पैर पूर्व की ओर हैं। इसके बाद यहाँ पे जो गर्त चूल्हे हैं, गर्त चूल्हों के आसपास पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। गर्त चूल्हों के आसपास, गर्त चूल्हों के आसपास पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, हड्डियां मिली हैं। ये जो पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इससे हम लोग यही अंदाजा लगा पाते हैं कि मध्य पाषाण काल का मानव, जो कि सराय नहारा में रहता था, उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल का मानव जो जानवर है, जानवरों को भून कर खाया करता था। तो ये यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि आग की, मध्य पाषाण काल में आग की खोज के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसका भी उत्तर हमें सराय नहारा के रूप में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं और गर्त चूल्हों में जानवरों की और पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। इसका मतलब ये है कि ये पशु जानवरों को जला जला के उनको खाया करते थे, उनको पका कर खाया करते थे। तो जानवरों को पकाकर खाने की जो प्रक्रिया है, या आग की खोज की जो प्रक्रिया है, आग के प्रयोग का जो प्रक्रिया है, अगर ऐसा कुछ प्रश्न हमारे सामने उठता है तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश का सराय नहारा एक ऐसा स्थल उत्तर के रूप में आएगा कि यही एक ऐसा स्थल है जो कि जहाँ पे आग के प्रयोग का हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला हम लोगों का स्थल था वो था महदहा और दमदमा। तो महदहा और दमदमा के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो महदहा एवं दमदमा से भी बृहद संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं। तो महदहा एवं दमदमा, महदहा
एवं दमदमा, महदहा एवं दमदमा से भी वृहद संख्या में, से भी वृहद संख्या में, वृहद संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से? महदहा और दमदमा से। अब इसके बाद यहाँ पे हमें स्थान नहीं मिल रहा है लिखने का, तो हम लोग इस पेज को स्क्रॉल करेंगे और महदहा और दमदमा के बारे में ही कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ गए लो भैया तीर? ये रहा, और इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां से लिखना शुरू करते हैं। ये यहां से मिल गया। अब यहां से लेते हैं पेन और लिखना शुरू करते हैं। यहां से महदहा से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण भी बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। तो महदहा की बात करें, हम लोग महदहा की बात कर रहे थे, तो यहां से हमने देखा कि लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से? महदहा और दमदमा से। क्योंकि महदहा और दमदमा नामक पुरास्थल की बात हम लोगों ने पहले ही कर लिया है कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इन्हीं स्थलों के बारे में हम लोग बात करते हुए आगे बढ़े हैं और ये देखा है कि यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगली बात जो है, महदहा से हड्डी और सींग से बने कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से हड्डी एवं सींग से, हड्डी एवं सींग, हड्डी एवं सींग से निर्मित, सींग से बने, सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण भी बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। बने उपकरण और आभूषण भी बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ये है महदहा के बारे में। इसके अलावा कुछ स्रोतों में सराय नहर राय, महदहा एवं दमदमा तीनों स्थलों से ये यहाँ पे हमें जो क्या है कि हड्डी और सींग से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे जो अभी तक जो बात हुई है ना, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष GR शर्मा ने जो उत्खनन करवाया था, वो उस उत्खनन से महदहा से हड्डी और सींग से बने उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पे मिले हैं। लेकिन अन्य उत्खनन भी, अन्य जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा भी अन्य विद्वानों द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया है। तो उन स्रोतों से भी पता चला है कि सराय नहर राय, महदहा और दमदमा, तो इस यहां से भी हमें हड्डी और सींग के बने आभूषण प्राप्त होते हैं। तो कुछ अन्य स्रोतों से, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि कुछ अन्य स्रोतों में, कुछ अन्य स्रोतों से, कुछ अन्य स्रोतों के बारे में बात करें तो सराय नहर राय, सराय नहर राय, सराय नहर राय, महदहा और दमदमा, महदहा और दमदमा, महदहा और दमदमा से हड्डी एवं सींग निर्मित आभूषण मिले हैं। दमदमा से सींग निर्मित
आभूषण, सिंह निर्मित आभूषण और हड्डी निर्मित आभूषण, और हड्डी निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। इतनी बात हो गई। तो कुछ अन्य स्रोतों की भी यहाँ पे बात हो गई कि यहाँ से कुछ अन्य स्रोत भी ये बात कहते हैं, या कुछ अन्य उत्खननों द्वारा भी ये बात पता लगाया गया है कि सराय नहरराय, महदहा और दमदमा से सिंह निर्मित और हड्डी निर्मित आभूषण भी मिले हैं। उसके बाद दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं। अगर दमदमा की बात करें तो दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल, दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, इतनी बातें हो गई। तो ये एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है, ये है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में एक कौन सा ऐसा स्थल है जहां से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं। कब्र एक ही है, एक गड्ढा बनाया गया है, उनमें 3 व्यक्तियों को दफनाया गया है। तो 3 मानव कंकाल उत्तर प्रदेश के किस स्थल से मिलता है? तो वो है दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जो कि मध्य पाषाण कालीन एक पूरा स्थल है। महदहा से सील, लोढ़े, हथौड़े आदि के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। अब महदहा के बारे में थोड़ा सा बात करें, और यहाँ पे हमें स्थान चाहिए तो वही काम करेंगे जो करते चले आए हैं। पेन ले लेते हैं, उसके बाद यहां से लिखाई स्टार्ट हो जाएगा। महदहा से सील, लोढ़े और हथौड़े आदि के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। तो महदहा की एक विशेषता यहाँ पे हम लोग अगर लिखें तो महदहा से सील, लोढ़ा, सील, लोढ़े, सील, लोढ़े, सील, लोढ़े और हथौड़े आदि के टुकड़े प्राप्त होते हैं, ये रहा महदहा के बारे में। उसके बाद इससे ऐसा जो यहाँ जो प्राप्त हुआ है, जो टुकड़ा प्राप्त हुआ है, घास के दानों को पीस कर खाने, जो घास के दानों को पीस कर खाने के काम में लाते थे। जो इसमें जो ये टुकड़े मिले हैं, तो किसके टुकड़े मिले हैं? लोढ़े, सील और हथौड़े के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ के लोग घास के दानों को पीस कर खाने के काम में लाते थे। तो ये कोई बड़ी बात, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको यह लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल के संबंधित जो बची खुची बातें हैं वो है नहीं। ये उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल ये जो हमने देखा, सराय नहरराय, महदहा, दमदमा, चुपानी मांडो, इस सारी चीजें हमने देख ली। सराय नहरराय से एक और जो प्रमुख स्थल जो सराय नहरराय था, जो हमने देखा है, वहां से झोपड़ी का फर्श और अस्थाई निवास के अवशेष हमें मिले हैं। तो सराय नहरराय के बारे में एक और विशेषता यहाँ पे हम लोग
जो छोड़ दिए हैं इसको लिख लेते हैं कि सराय नहर राय में झोपड़ी का फर्श, सराय नहर राय में, सराय नहर राय में झोपड़ी का फर्श, झोपड़ी का फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान के अवशेष मिले हैं, एवं अस्थायी निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं, निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं, ये इतनी बात है सराय नहर राय के बारे में जो छूटी थी। उसके बाद यहाँ से 14 समाधान एवं 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, ये बात हमने कर ली है गर्त चूल्हे और समाधानों के बारे में। सौ का सिर पश्चिम और पूर्व में रखा गया था, ये सब बातें हो गई हैं। सराय नहर राय में युद्ध और बाह्य मानवीय आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ये भी एक बड़ी बात है जो कि सराय नहर के राय के बारे में है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। यहां से मतलब कहां से, सराय नहर राय से। यहां से युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, यहां से युद्ध अथवा बाह्य बाह्य मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। बाह्य आक्रमण और स्पष्ट, जो बाह्य आक्रमण और जो या तो युद्ध है, इसका साक्ष्य स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। तो इसके बाद जो बात है कि चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, ये बात हमने यहाँ पे देख लिया है। इससे यहाँ क्या पता चलता है, जो चूल्हों के आसपास जो जानवरों की अधजली हड्डियां मिली हैं, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे यही जानकारी मिलती है कि यहाँ के निवासियों के खान पान का पता चलता है कि ये यहाँ के निवासी जो जानवरों को खाया करते थे, तो कहीं न कहीं भून कर खाया करते थे, तो इसका हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। और उसके बाद महादहा से युगल समाधियां भी प्राप्त होती हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में, और एक ही कब्र में दफनाया गया है, ये सब बातें हमने कर ली हैं। हड्डियों से बने वाड़ाग्र भी मिलते हैं महादहा से, और आभूषण मिलते हैं, और दोनों स्थल पे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ये सब बातें हमने यहाँ पे कर ली है मध्य पाषाण काल के बारे में। उसके बाद दमदमा से जो समाधान प्राप्त हुए हैं, दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और फिर जो यहाँ से समाधान प्राप्त हुए हैं, इस सब बातों में हमने इस सब बातों को देख लिया है। एक बात और जो निकल के आती है ये दमदमा के बारे में, तो दमदमा में 41 समाधान एवं कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। दमदमा के बारे में भी यहाँ पे एक बात नोट कर लेंगे हम लोग कि दमदमा से 41 समाधान, दमदमा से 41 समाधान, दमदमा से 41 है ये, इसी में समाधान देखने में ये लग रहा है, लेकिन 41 समाधान एवं कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं, एवं कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे से यही मतलब है कि वहां पे गड्ढा खन के
खन के वहां पे उसमें आग जलाई जाती थी। गड्ढा खन देते होंगे और जो खने हुए जो अगर जमीन को आप नीचे खनते हैं, खुदाई करते हैं तो वो गर्त होता है। तो खुदाई करके उन्हीं में आग जला के हड्डी जो जानवर है जानवरों को भूज भूज के वो लोग खाते थे और खा खा के बगल में हड्डियां फेंक दिए होंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये साक्ष्य वहां से पाया है कि वहां से जो गर्त चूल्हे हैं और गर्त चूल्हों के आसपास ये जानवरों की अधजली हड्डियां भी मिली हैं। ऐसी बातें हम लोग इसी आधार पे करते हैं। उसके बाद जो यहाँ से 41 समाधान मिले हैं, 41 समाधानों की अगर बात करें, दमदमा से जो 41 समाधान मिले हैं इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। और कुछ और बात करने के लिए इस पेज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो 41 समाधान मिले हैं इन्हीं के बारे में आगे हम लोग बात कर रहे हैं। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके आगे जो बात करने को है वो है कि इनमें किसमें 41 समाधान में 41 समाधानों में 5 युगल समाधियां हैं। 41 समाधानों में 5 युगल समाधियां हैं। युगल समाधियां हैं। और यहां पे युगल का तात्पर्य हो गया स्त्री और पुरुष एक साथ, स्त्री प्लस पुरुष एक साथ ये 41 समाधानों में 5 युगल समाधान है। युगल समाधान का मतलब है कि स्त्री 5 ऐसे समाधान हैं, 5 समाधानों का मतलब 5 जोड़ा है। 5 जोड़ा मतलब एक जगह स्त्री पुरुष, दूसरी जगह स्त्री पुरुष, तीसरे चौथे पांचवें जगह स्त्री पुरुष, ऐसे ऐसे करके मतलब 10 लोगों को दफनाया गया है। और 10 लोगों में अगर 5-5 2-2 का जोड़ा बनाया जाए तो 5 समाधान मिलेंगे। और 5 समाधान ऐसे हैं जो स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष करके दफनाए गए हैं। जबकि एक समाधि में 3 मानव शवों को एक साथ दफनाया गया है। इसमें एक जो बड़ी बात है, ये तो मिलता है लेकिन एक इसमें से एक समाधि में 3 मानव को एक साथ दफनाया गया है। एक साथ दफनाया गया है। ये बात है कि जो 41 समाधान है इसमें से 5 ऐसे हैं जो युगल समाधान है। और एक समाधि ऐसे यहाँ पे मिली है कि जिसमें 3-3 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। और यहाँ से भी लघु पाषाण उपकरण हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और प्रयागराज के निकट जो लेखैया है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, मिर्जापुर का है, उससे 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ये सब बातें हो गई। यहाँ पे समाप्त हो गया जो है हमारा जो मध्य पाषाण काल था वो समाप्त हो गया। तो मध्य पाषाण काल के बाद अगली बात जो हम लोग करेंगे, जो अगला स्टेज है वो नव पाषाण काल का समय आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग नव पाषाण काल की बात करते हैं। अगर हम लोग नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल स्थल में प्रयागराज में बेला नदी घाटी के तट पर कोल्डीहवा, महगड़ा, पंचोह के अतिरिक्त संत कबीर नगर जनपद के लहुरा देव का नाम प्रमुख है। तो प्रमुख स्थलों की अगर हम लोग बात करें तो यही प्रमुख स्थल हैं। और ये नव पाषाण काल अब अगली क्लास में हम लोग यहाँ पे ये क्लास यहीं पे बंद करते हैं। और जो मध्य नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पूरा हमने जो पढ़ा है, अब तक पढ़ा कौन कौन सा है अगर एक बार देख लें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं। उत्तर यूपी स्पेशल में यूपी स्पेशल
यूपी स्पेशल में हमने क्या क्या पढ़ा है। यूपी स्पेशल में हमने यूपी का सामान्य परिचय देख लिया, सामान्य परिचय देख लिया। इसके बाद यूपी स्पेशल में हम लोग यूपी का इतिहास, यूपी का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और यूपी के इतिहास में भी हमने क्या पढ़ा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और दूसरी जो क्लास है हम लोगों की, ये हमने मध्य पाषाण काल पढ़ लिया, मध्य पाषाण काल। और जो अगली क्लास है उसमें हम लोग नव पाषाण काल प्लस ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये दोनों। और जो समय बचेगा उसमें हड़प्पा सभ्यता को भी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को भी इसी अगले क्लास में हम लोग ले लेंगे। तो अगले क्लास में लेकर हम लोग मिलते हैं। ये क्या नाम है, नव पाषाण काल को। तो ये क्लास बंद करने के लिए हमें तीर चाहिए, गायब है यहाँ से रिकॉर्डिंग।